हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुरुजी यूपी बोर्ड चैनल। चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा का आज हेडलाइन पढ़ेंगे ओम का नियम। ओम का नियम क्लास 10th में हमने पढ़ा था कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे कि ताप में कोई परिवर्तन न हो तो उसके सिरों पर लगाए गए वैद्युत विभवांतर तथा उनमें बहने वाली विद्युत धारा का अनुपात नियत होता है। क्या बताया गया था कि उनमें प्रवाहित जो विभवांतर है, उनमें लगाया गया जो विभवांतर है, प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात, अनुपात का मतलब क्या कर दिया जाए, बटे का अनुपात एक नियत होता है। और इसी नियत को माना गया था आर, यानी V/I इज इक्वल टू आर के बारे में क्लास 10th में हम जान चुके हैं। उसी के आधार पर या वही ओम के नियम के आधार पर हमें पूरा V इज इक्वल टू आई आर जब मिलेगा, आर आई कर देंगे। अगर ये इसको बटे में करें तो V/I इज इक्वल टू आर ही मिलेगा। उसी के आधार पर कुछ प्रयोग दिए गए हैं कि अगर हम एक ए क्षेत्रफल की L लंबाई लें, फिर L 2 लंबाई ले लें, फिर L के ऊपर रख करके आधा आधा कर करके दो प्रकार के यानी 3 प्रकार के अनुप्रयोग पढ़ने हैं कि हमें किस प्रकार से विद्युत धारा प्राप्त हो सकती है, या विद्युत धारा किस प्रकार से गमन हो सकती है, या चालक किस प्रकार से इसमें रखा जाता है। जैसे कि इसके पहले वाली हेडिंग में बताया गया था चालक में विद्युत धारा कि चालक में किस प्रकार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और चालक में विद्युत धारा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए निरंतर आवेश या निरंतर नए चालक के मान को रखते रहते हैं यथाशीघ्र बनाए रखने के लिए। इसके बाद फिर उसी के आधार पर ओम के नियम ने अपना एक प्रयोग बताया है कि चालक में अगर हम आवेश की मात्रा को रखें या विभव प्रवाहित करें तो इसमें जो मान मिलेगा वो कितना रहेगा, क्या चालक में कोई परिवर्तन होगा, क्या विद्युत धारा ज़्यादा प्रवाहित होगी, या इसका प्रतिरोध का मान क्या ज़्यादा हो सकता है। अगर हम चालक की लंबाई 2 गुना लें तो प्रतिरोध का मान क्या हो सकता है। यही सब चीज़ों के बारे में जानकारी हमें ओम के नियम में पढ़ना है। तो ओम का नियम हेडिंग है, इसमें ये कहा गया, सबसे पहले हमने जो बताया वही जानकारी रखनी पड़ेगी। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे कि ताप में कोई परिवर्तन न हो तो इसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा प्रवाहित विद्युत धारा का अनुपात एक नियत होता है। तो इसमें कहा जा रहा है कि ओम के आधार पर विद्युत धारा के प्रवाह के लिए उत्तरदायी भौतिक युक्तियों की खोज पहले ही G.S. ओम, इनका नाम पूरा क्या है, G.S. ओम यानी कि जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1828 ईस्वी में 1828 में धारा प्रवाह से संबद्ध एक मूल नियम की खोज कर ली थी। एक चालक की परिकल्पना कीजिए, यानी ये देखिए चालक की कुछ परिकल्पना की गई है और उसके आधार पर जैसे 10th में ओम का नियम बताया गया था सिर्फ वही किया गया है, केवल यहाँ पर इसका फार्मूला के रूप में लिख दिया गया है कि यदि एक चालक की कल्पना कीजिए जिसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, अगर इसमें B चालक के सिरों के मध्य विभवांतर हो तो ओम का कथन है कि इसमें प्रवाहित विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। अनुक्रमानुपाती कभी भी हटता है तो एक नियतांक आता है, यहाँ का नियतांक क्या है, R, जहाँ ये अनुपातिकता स्थिरांक है, R अनुपातिकता स्थिरांक कहलाएगा जिसे चालक का प्रतिरोध कहेंगे। यानी जो चालक का प्रतिरोध कहलाता है, प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है और ओम को व्यक्त किया जाता है इस प्रतीक चिन्ह से। यदि प्रतिरोध R के केवल चालक के केवल पदार्थ पर ही नहीं बल्कि चालक के विस्तार पर भी निर्भर करता है, चालक प्रतिरोध की चालक के विस्तार पर निर्भरता के अनुसार आसानी से ज्ञात की जा सकती है। यहाँ पर चालक के आधार पर किस प्रकार से इसका प्रतिरोध निर्भर करता है, यह बात हमें जानकारी में लानी है। प्रतिरोध की चालक के विस्तार पर निर्भरता, यानी कोई प्रतिरोध है, अगर चालक का विस्तार कर दिया जाए तो वह उस पर प्रतिरोध किस प्रकार से निर्भर रहेगा, यही जानकारी हमें ओम के नियम में करनी है। तो चलिए हम इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके लिए क्या किया गया, माना L लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A। देखिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, L, और इसका अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो है A। ए के किसी आयताकार सिल्ली पर विचार कीजिए। ये क्या है, एक आयताकार सिल्ली। आयताकार सिल्ली पर विचार कीजिए और उसके बाद कहा जा रहा है
जो समीकरण 3.3 को संतुष्ट करता हो, यही यानी B इक्वल टू आर आई को संतुष्ट करता हो। चित्र 3.2 का नंबर ए, यहाँ पर सभी देखना है भी। कल्पना कीजिए कि दो सर्वसम सिल्लियों से सिरे को मिलाते हुए इस प्रकार रखी हुई संयोजन की लंबाई 2l है। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई l है। इसी प्रकार की दो ली गई तो l और l दोनों को अगर योग कर दिया जाए, दोनों को जोड़ा गया है, तो इसकी लंबाई कितनी हो गई है? 2l है। इस संयोजन से उतनी ही धारा प्रवाहित होगी कि जितनी कि दोनों में से किसी एक सिल्ली से होगी। उतनी ही धारा प्रवाहित कह रहे हैं कि यहाँ पर जितना इसमें धारा प्रवाहित होगी उतना ही इसमें भी धारा प्रवाहित होगी, यानी किसी एक सिल्ली से उतनी ही धारा प्रवाहित हो सकती है। यदि पहली सिल्ली के सिरों के मध्य विभवांतर भी है, पहली सिल्ली जो सबसे नंबर ए में बनाई गई थी एक ही सिल्ली के लिए, तब दूसरी सिल्ली के मध्य विभवांतर भी बी होगा। तब यानी कि जो दो सिल्लियों का रखा गया है इकट्ठा क्रम में, उसका मान बता रहे हैं। ये देखिए कह रहे हैं कि यदि पहली सिल्ली पर विभवांतर बी है तो इस पर भी विभवांतर कितना होगा? वी होगा। तो अगर दोनों सिल्लियों को रखा जाए तो वी प्लस बी, यानी कि क्योंकि दूसरी सिल्ली पहली सिल्ली के समान है, अतः दोनों में समान धारा प्रवाहित हो रही है। स्पष्टता संयोजन के सिरों के मध्य विभवांतर दो पृथक सिल्लियों के मध्य विभवांतर का योग है, यानी दोनों पर अगर पहले सिल्ली पर विभवांतर बी है तो दूसरे सिल्ली पर विभवांतर भी बी है, तो बी प्लस बी दोनों को क्या कर लेंगे? 2b के बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो दो सिल्लियाँ रखी हुई हैं, यहाँ पर तो विभवांतर बी रहेगा, लेकिन यहाँ पर विभवांतर हो जाएगा b प्लस बी 2b। तो यहाँ पर विभवांतर हम 2b रखेंगे। तो इसी प्रकार से संयोजन में प्रवाहित धारा I ही रहेगी, क्योंकि I धारा प्रवाहित होने के लिए संयोजन की धारिता RC इज इक्वल टू वही R इज इक्वल टू बी अपान आई का प्रयोग किया गया है। आइए अब इसको हम समझते हैं कि किस प्रकार से इसको नोट्स में लिखना है और क्या करना है। हमें सिर्फ यही बताना है कि क्या इसमें अगर हम इस प्रकार से रखें तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, अगर इस प्रकार से सिल्लियों को जोड़कर रखें तब प्रतिरोध क्या प्राप्त हो सकता है, अगर सिल्लियों को इसी के ऊपर रख दिया जाए तब प्रतिरोध क्या प्राप्त हो सकता है, क्या इसके धारा के मान में कोई परिवर्तन हो सकता है, क्या इसके प्रतिरोध के मान में कोई परिवर्तन हो सकता है, यही जानकारी हमें बतानी है। तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे ओम का नियम। और उसके बाद ओम के नियम की जानकारी हमें क्लास 10th की जो है पहले वही लिखेंगे, क्योंकि हम क्लास 10th में उसे पढ़ चुके हैं। तो यहीं पर लिखें, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ब्रैकेट में कौन सी भौतिक अवस्था की बात करी जा रही है, जैसे कि ताप, ब्रैकेट क्लोज, भौतिक अवस्था जैसे कि ताप में कोई परिवर्तन न हो, इसके ताप में यानी कि बाहर से कोई इसमें ऊष्मा या ऊर्जा न दी जाए या इसको ताप न प्रवाहित की जाए, तो कोई परिवर्तन न हो, तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात नियत होता है। इतनी जानकारी हमें पता है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे कि ताप में कोई परिवर्तन न हो, तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा प्रवाहित धारा का अनुपात नियत होता है। और उसके बाद कहा गया कि यदि किसी चालक में I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और उसके मध्य B चालक के सिरों के मध्य विभवांतर है, तब ओम का नियम क्या होगा। तो यहाँ लिखेंगे यदि, कॉमा क्लोज है, यदि किसी चालक में
आई एम्पियर, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर की धारा प्रवाहित यदि किसी चालक में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो, प्रवाहित हो रही हो तथा चालक के सिरों के मध्य विभवांतर कितना हो, वी विभवांतर हो तो ओम के नियम से, देखिए इसमें क्या लिखा है कि वी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर हो तो ओम के नियम से वी इज प्रोपोर्शनल आई। तो यहाँ पर लिखेंगे वी इज प्रोपोर्शनल आई, यानी कि उत्पन्न विभवांतर धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। और कभी भी प्रोपोर्शनल अनुक्रमानुपाती नियतांक हटता है, अनुक्रमानुपाती हटता है तो एक नियतांक आता है, और यहाँ का नियतांक क्या है, आर, जिसे हमने 10th में पढ़ा है। अब यहाँ पर जानकारी के लिए भी लिख सकते हैं क्योंकि इसका प्रयोग होना है। b इज इक्वल टू आर आई को हमने पढ़ा है v इज इक्वल टू आई आर। अगर i इज इक्वल टू निकालना चाहें, अब इसी से कई फार्मूले, 3 फार्मूले बन सकते हैं। अगर i इज इक्वल टू निकालना चाहें तो गुणांक कहाँ जाता है, बटे में, यानी ये हो जाएगा v अपान आर। यानी हमें पता है i बराबर v बराबर आई आर से हमें पता है i बराबर क्या होता है, v अपान आर। और अगर r इज इक्वल टू निकालना हो तो गुणांक कहाँ जाएगा, अब की बार गुणांक r के बाद जो बचेगा वही गुणांक है, तो कितना है i, तो v अपान आई। यानी ओम का नियम v बराबर आर आई से हमें इतनी जानकारी प्राप्त करनी है कि v बराबर आई आर होता है, i बराबर v अपान आर और r बराबर v अपान आई होता है। यानी इसमें जो विभवांतर के क्रम में अगर देखना हो तो विभवांतर के क्रम में v इज इक्वल टू निकाल सकते हैं, अगर धारा के क्रम में देखना हो तो धारा i इज इक्वल टू v अपान आर निकाल सकते हैं, अगर प्रतिरोध के क्रम में देखना हो तो r इज इक्वल टू v अपान आई के रूप में निकाल सकते हैं। जहाँ पर r क्या है इसका दिखाया गया है कि जहाँ r जो है वो अनुपातिकता स्थिरांक है, जहाँ r अनुपातिकता स्थिरांक है, जिसे चालक का प्रतिरोध R कहते हैं, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। और इसे किससे व्यक्त करते हैं, R से, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अब यह हुआ ओम का नियम। अब ओम के नियम के बाद हमें इसके कुछ अनुप्रयोग पढ़ने पड़ेंगे। पहले इसका मात्रक क्या होता है, इसका एसआई मात्रक ओम है, लिखेंगे इसका एसआई मात्रक ओम, जिसे हमें इस प्रकार से प्रदर्शित करना है, ओम है। अब इसके बाद ये 3 फिगर बनेंगे, इन 3 फिगर के माध्यम से हमें इसको पढ़ना पड़ेगा। नंबर ए एल लंबाई का चालक हो, नंबर बी इस तरीके से, नंबर सी इस तरीके से हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि पहले कंडीशन के आधार पर क्या है, यदि एल लंबाई का एक चालक हो तथा इसका क्षेत्रफल ए हो तो आयताकार सिल्ली पर आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो इस पर प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो इसी के आधार पर हम आगे चलेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है एल लंबाई के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए की किसी आयताकार सिल्ली पर विचार कीजिए। तो माना एल लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए की एक आयताकार सिल्ली है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे माना एल लंबाई तथा ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की एक
आयताकार सिल्ली है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि L लंबाई अनुप्रस्थ काट A की एक आयताकार सिल्ली है। इस पर विचार करनी है कि विचार किस प्रकार से करना है कि L और L लंबाई, अगर इसकी लंबाई है तो इस पर I एम्पियर की धारा प्रवाहित करेंगे, तो B वोल्ट का विभवांतर I एम्पियर की धारा रहेगी, तो इसका प्रतिरोध निगड़ रहेगा। ठीक है ना, नगण्य नहीं रहेगा, यानी जितना प्रतिरोध है R उतना ही रहेगा। तो जितना भी वोल्ट का विभवांतर इस पर आरोपित करेंगे उतने ही I एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। ठीक है ना। अब माना L लंबाई तथा A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है कि आयताकार सिल्ली है। यह V इज इक्वल टू क्या निकाला गया है ओम के नियम से, RI को संतुष्ट करेगा या संतुष्ट करता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर इस पर V वोल्ट का विभवांतर दिया जाए, जितना जब तक V वोल्ट का विभवांतर दिया जाएगा तब तक I एम्पियर की धारा प्रवाहित होती रहेगी। यानी हमें जो जानकारी करनी है वह यह करनी है कि यहाँ पर अगर V वोल्ट का विभवांतर दिया जाए तो क्या इसके मान में कोई परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, क्या यह ओम के नियम का पालन करेगा कि नहीं करेगा। यहाँ पर हमें इसके आधार पर हमें बताना है कि यह ओम के नियम का पालन करता है कि नहीं करता है। तो हमने लिखा कि जो कि V इज इक्वल टू RI को संतुष्ट करता है। इसका संतुष्ट करने का मतलब क्या है कि अगर हम इस प्रकार से एक आयताकार सिल्ली को बनाते हैं और बनाने के बाद इस पर हम क्या करें, B वोल्ट का विभवांतर रखें। B वोल्ट का विभवांतर रखने पर देखते हैं कि जब तक विभवांतर इसको हम देते रहते हैं तब तक इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित होती रहती है, और उसके बाद क्या होता है, धारा प्रवाहित होना बंद हो जाती है। कब? जब हम इसमें V वोल्ट का विभवांतर नहीं देते हैं। तो यहाँ से लंबाई L है और इसका क्षेत्रफल A है। जैसे ही V वोल्ट का विभवांतर देंगे, V वोल्ट का विभवांतर देने पर I एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, जिसे लिखा गया V इज प्रोपोर्शनल I और V इज इक्वल टू RI। अब हमें कल्पना करनी है या मानना है कि इस प्रकार की दो सिल्लियाँ अगर हों तो क्या यह इसके मान में कोई परिवर्तन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आगे देखते हैं कि क्या करना है। यहाँ पर लिखेंगे, माना दो सर्वसम सिल्लियाँ सिरे से मिलाते हुए इस प्रकार रखी हैं कि संयोजन की लंबाई 2L है। अब माना दो सर्वसम सिल्लियाँ सिरे को मिलाते हुए इस प्रकार रखी हैं, सिरे को मिलाते हुए इस प्रकार रखी हैं कि संयोजन की लंबाई 2L है। अब देखें किस प्रकार से 2L आता है। यहाँ फिगर के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि सबसे पहले एक L लंबाई का रखा गया, फिर एक L लंबाई का, दोनों को आपस में क्या किया गया है, जोड़ दिया गया है। तो इसको हम पहले देखते हैं कि किस प्रकार से जोड़ा गया होगा। तो सबसे पहले एक संयोजन की लंबाई जिस प्रकार से रखी हुई है उसे हम रख लेते हैं, तभी समझ में आ सकता है कि यह कहने का आशय क्या है यहाँ पर। और इसमें बराबर लंबाई की दो सर्वसम सिल्लियाँ रखनी हैं। दोनों सर्वसम सिल्लियों को रखने के बाद V वोल्ट का विभवांतर यहाँ पर प्रवाहित करेंगे, और V वोल्ट का विभवांतर प्रवाहित करने के बाद यहाँ पर हम धारा के पाठ्यांक को यानी धारा के मान को नोट करेंगे। तो प्रयोग के आधार पर यह बताया गया कि जैसे ही V वोल्ट का विभवांतर यहाँ पर रखा जाता है वैसे ही यहाँ पर कुछ मान में परिवर्तन होता है, अर्थात
आई एम्पियर की धारा नहीं प्रवाहित होती है। अब यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार से आई एम्पियर की धारा नहीं प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई है L, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई जो है वो है L। तो L प्लस L, दो, पहली सिल्ली ये है, दूसरी सिल्ली ये है, तो यहाँ से क्षेत्रफल तो वही लंबाई गुणे चौड़ाई ही रहेगा। अब इसके बाद पहली सिल्ली का नाम L है, इस पर भी विभवांतर कितना रखेंगे आप, B। देखिए एक सिल्ली पर विभवांतर B, इस पर भी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई L है, तो इस पर विभवांतर कितना रखेंगे, B। तो यहाँ पर B विभवांतर कितना रखना पड़ेगा, प्रत्येक सिल्ली पर विभवांतर B है, तो यहाँ पर B, यहाँ पर B, अगर दोनों को सर्वसम योग किया गया है तो B प्लस B कितना हो जाएगा, 2B हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसके माध्यम से देख सकते हैं कि दोनों के सिरों पर, या लिख सकते हैं दोनों सिल्लियों पर विभवांतर या उसके मध्य विभवांतर V है, अर्थात कुल विभवांतर कितना होगा, कुल विभवांतर 2V है। यानी जहाँ विभवांतर की बात आएगी, जैसे V इज इक्वल टू आर आई लिखा हुआ है, या I इज इक्वल टू वी अपान आर, अब की बार इससे हमको मान प्राप्त करना पड़ेगा। I इज इक्वल टू वी अपान आर है, या R इज इक्वल टू वी अपान आई, यहाँ से कर सकते हैं, प्रतिरोध की तुलना कर सकते हैं यहाँ से। R इज इक्वल टू वी अपान आई है, तो V इसका विभवांतर है, तो अब हमारा विभवांतर V के स्थान पर रखा जाएगा 2V, क्योंकि विभवांतर अब बढ़ चुका है, यहाँ पर V, यहाँ पर V, तो 2V विभवांतर V है, तथा प्रवाहित धारा I है। तो ओम नियम से, या ओम के नियम से, ओम का नियम होता है प्रतिरोध के क्रम में R इज इक्वल टू वी अपान आई। तो यहाँ पर संयोजन की जो धारिता, संयोजन यानी जोड़ा जा रहा है, तो यहीं पर R को जो है RC कर लिया गया है, ताकि समझ में आए कि अलग अलग प्रतिरोध किस प्रकार से मिल सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे संयोजन का प्रतिरोध RC। देखिए RC को हम समझेंगे किस प्रकार से, R इज इक्वल टू वी अपान आई से, क्योंकि हम जानते हैं ओम का नियम इस प्रकार से होता है, R इज इक्वल टू वी अपान आई। तो R के स्थान पर RC हो जाएगा, और V क्या है, विभवांतर, हमारा अभी का जो विभवांतर है दोनों सिल्लियों को रखने पर वह है 2V, और अपान I एम्पियर की धारा प्रवाहित ही हो रही है, तो I ही लिखेंगे। और हम जानते हैं कि R बराबर होता है V अपान आई, चूँकि R बराबर V अपान आई, तो RC इज इक्वल टू, अगर 2 हटा दिया जाए तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा V अपान आई, और V अपान आई किसके बराबर होता है, R के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि RC इज इक्वल टू 2R, जहाँ RC क्या है, संयोजन का प्रतिरोध, और R क्या है, केवल प्रतिरोध है। R क्या है, केवल प्रतिरोध, और RC क्या है, संयोजन का प्रतिरोध। संयोजन का प्रतिरोध का मतलब है इसमें का प्रतिरोध R, इसमें का प्रतिरोध R, तो दोनों को एक संयोजन का प्रतिरोध क्या माना गया है, RC। तो इस प्रकार से यहाँ देखा गया कि यह प्रतिरोध का कितना गुना है, 2 गुणे R, यानी 2 गुना है ना। तो यानी कहने का मतलब है यदि चालक की लंबाई को बढ़ाया जाए, या चालक की लंबाई को 2 गुना किया जाए, तो प्रतिरोध कितना हो जाता है, प्रतिरोध R में कितने से गुणा हुआ है, 2 गुना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इस प्रकार, यदि चालक की लंबाई को 2 गुना करते हैं तो प्रतिरोध 2 गुना होता है या हो जाता है। 2 गुणे R है तो प्रतिरोध 2 गुना रहेगा। तो कैसे हुआ, जब चालक की लंबाई को 2 बार रखा गया तो L और L 2 गुना हो ही गया, तो यहाँ पर इसका प्रतिरोध 2 गुना हो जाता है। अब इसके बाद इसके दूसरे में क्या कहा गया है, तीसरे पॉइंट में, कि अगर लंबाई के ऊपर लंबाई यानी क्षेत्रफल को आधा किया जाए तो क्या मान में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर इसके आगे लिखा जाएगा
आर सी इज इक्वल टू आर आ ही गया है। और इसके बाद क्या बताया गया, चालक की लंबाई दोगुनी करने पर इसका प्रतिरोध दोगुना होता है। तब व्यापक रूप में हम लिख सकते हैं कि जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई पर ही निर्भर करता है। कैसे कह रहे हैं कि अगर हम लंबाई दोगुना करें तो प्रतिरोध दोगुना हो गया, अगर लंबाई को एक गुना करते तो प्रतिरोध कितना होता, एक गुना ही तो होता। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कह रहे हैं कि अगर लंबाई को बढ़ाएंगे, जितना बढ़ाएंगे उतना ही प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि लंबाई पर ही तो निर्भर है किसका मान, प्रतिरोध का मान। जैसे जैसे लंबाई बढ़ाए गए, यानी कि लंबाई को 2 गुना करें तो प्रतिरोध कितना हो गया, 2 गुना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अतः प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। जितनी लंबाई बढ़ेगी उतना ही प्रतिरोध बढ़ेगा। R इज प्रोपोर्शनल L, R इज प्रोपोर्शनल L। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे। इसके बाद सिल्ली की लंबाई को 2 समान भागों में विभाजित कर देते हैं, ठीक है ना। अब अगला प्रयोग है कि सिल्ली को यदि सिल्ली को लंबाई में 2 समान भागों में विभाजित करें, 2 समान भागों में विभाजित करें तथा सिल्ली की लंबाई L की 2 सर्वसम यानी समान सिल्लियों जिनमें क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल अगर विभाजित करेंगे क्षेत्रफल आधा हो जाएगा, तो आधा कितना दिखाएगा, 1/2। सिल्लियों का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A/2 हो तो, अब क्षेत्रफल क्या हो जाए, A/2 हो तो प्रवाहित विभवांतर V तथा प्रवाहित धारा या उत्पन्न धारा I के स्थान पर हो जाएगी I/2 होगी। तो धारा कितनी हो जाएगी, I/2 होगी। अब लिखते हैं ओम के नियम से, यानी अब हम फिर से प्रतिरोध की तुलना करेंगे। अब सिल्ली पर प्रतिरोध कितना माना गया है, R1 के द्वारा व्यक्त किया गया, ताकि एक नई राशि R रहेगा तो प्रतिरोध ही रहेगा, तो R1 कर लिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे ओम के नियम से नया प्रतिरोध, ये कब का प्रतिरोध होगा, जब इसको 2 सर्वसम भागों में बांट दिया गया हो। यानी कि जो फिगर होगा, अभी यहाँ पर फिगर है, कौन सा है ये, तीसरे नंबर का फिगर, यही फिगर आप बनाइएगा। यहाँ पर समय ज़्यादा लगता है फिगर बनाने में, फिगर यहाँ पर बना लीजिएगा। नया प्रतिरोध R1 हो तो R इज इक्वल टू, हम जानते हैं क्या होता है, R इज इक्वल टू होता है V/I। तो R इज इक्वल टू V/I होता है, तो R के स्थान पर कितना करना है, R1, क्योंकि नया प्रतिरोध हमारा R1 है। और विभवांतर कितना है, V के स्थान पर V, लेकिन धारा के स्थान पर कितना है, I/2। तो हम जानते हैं कि तीसरा स्टेप चला जाता है ऊपर, तो R1 इज इक्वल टू, ये चला जाएगा ऊपर, गुणा कर देगा 2 × V/I हो जाएगा। और हम जानते हैं ओम के नियम से R बराबर क्या होता है, V/I। तो जहाँ V/I है वहाँ पर हम लिख सकते हैं R1 इज इक्वल टू 2, और इतने के स्थान पर R। हमने देखा कि अगर लंबाई L को 2 सर्वसम
भाग में विभाजित करें। ये देखिए, यदि सिल्ली की लंबाई को 2 समान भागों में विभाजित करें तब प्रतिरोध कितना होता है, 2 गुना होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं अतः 2 सर्वसम भागों में L लंबाई को विभाजित करने पर प्रतिरोध 2 गुना होता है। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि प्रतिरोध क्या होता है, 2 गुना होता है। अब इसके आधार पर अगर क्षेत्रफल 2 गुना हो जाता है तब इसको हम व्यापक रूप में लिख सकते हैं किस प्रकार से, तब प्रतिरोध R अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी क्षेत्रफल को A से 2 भाग में बांट दिया गया, तो अगर विभाजित किया गया है तो यह बटे A हो जाएगा। तो जब बटे हो जाता है तो अनुक्रमानुपाती की जगह क्या हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे व्यापक रूप में प्रतिरोध R क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे लिखेंगे R प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो R इज प्रोपोर्शनल 1/A, और जहाँ पर वो लंबाई में कार्य करता है इसीलिए R इज प्रोपोर्शनल L/A होगा। क्योंकि लंबाई नहीं रहेगी तो हम यहाँ पर मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो जो R इज प्रोपोर्शनल 1/A है, इसके बाद क्या करा गया, समीकरण 3.5 तथा 3.7 से 3.5 में हमने देखा कि R इज प्रोपोर्शनल L पहले से ही है और R इज प्रोपोर्शनल 1/A आया, तो दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया, R इज प्रोपोर्शनल L/A। देखिए R इज प्रोपोर्शनल L/A तो हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, लेकिन समझिए किस प्रकार से लिखा गया है। सबसे पहले कहा गया कि R इज प्रोपोर्शनल कितना है, यहाँ पर L, और इसके बाद यहाँ पर R इज प्रोपोर्शनल कितना आने वाला है, इसके आधार पर प्रतिरोध क्या होता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। R इज प्रोपोर्शनल 1/A हो जाएगा। तो दोनों अगर इकट्ठा करा जाएगा प्रोपोर्शनल तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा L इंटू 1/A। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रतिरोध जो होता है इस प्रोपोर्शनल होता है L/A के। तो यहाँ पर R इज प्रोपोर्शनल L/A लिख दिया गया है। अब इसके बाद कुछ परिभाषाएं अलग से बनाई गई हैं कि अगर कोई चालक दिया गया है तो उसके लिए R इज इक्वल टू ρL/A होगा। यहाँ पर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक यहाँ पर नियतांक आएगा, लिखेंगे किसी चालक के लिए R इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटा देंगे, क्या लग जाएगा, रो के बाद ρL/A। जहाँ पर रो क्या है, जहाँ रो एक अनुपातिकता स्थिरांक है जो चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। रो को क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। जहाँ रो अनुपातिकता स्थिरांक है जो कि चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। रो को प्रतिरोधकता कहते हैं। तो यहाँ पर रो को बताया गया कि इसे क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। अब इसके बाद कुछ अनुप्रयोग दिए गए हैं। अब इसका बाद ओम के नियम इसमें प्रयोग कर दिया गया है। हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं या ओम के नियम से V इज इक्वल टू होता है I इंटू R। V इज इक्वल टू I और R के स्थान पर रखेंगे ρL/A। तो वही लिखा गया है I ρL/A, यानी V इज इक्वल टू होता है I ρL/A।
विद्युत धारा प्रति एकांक क्षेत्र I/A धारा घनत्व कहलाता है। यहाँ पर जो I/A है वो क्या कहलाता है? धारा घनत्व कहलाता है। तो ओम के नियम के अनुप्रयोग पढ़ गए। अब थोड़ी सी जानकारी सिर्फ यहाँ पर प्राप्त करनी है, किस प्रकार से और ही क्या चीज़ें होती हैं। धारा घनत्व को किससे व्यक्त करते हैं? J से व्यक्त करते हैं, यानी हमें यहाँ पर पता करना है कि धारा घनत्व क्या होता है। तो धारा घनत्व J से व्यक्त होता है। J इज इक्वल टू, हमें पता करना है, जानकारी करनी है, J इज इक्वल टू होता है I/A, और इसके बाद इसका SI मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अब इसके बाद यह इसके अतिरिक्त एक समान विद्युत क्षेत्र E किसी चालक की लंबाई L है तो इसके चालक के सिरों के बीच विभवांतर परिणाम EL होगा, यानी इसका जो विभवांतर हो जाएगा V के स्थान पर कितना कर देंगे? EL हो जाएगा। तो EL जब होगा तो वो किस प्रकार से होगा, इसको नोट्स में नहीं लिखना है, केवल समझना है। यहाँ पर कह रहे हैं कि इसकी चालक की लंबाई L हो तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर V इज इक्वल टू होता है IR। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि J इज इक्वल टू क्या रखना है? I/A। तो यहाँ से J इज इक्वल टू I/A को अभी हमने देखा कि यहाँ पर क्या आता है, B इज इक्वल टू I/A को क्या माना गया? कहा गया कि जहाँ J इज इक्वल टू, ये क्या होता है? धारा घनत्व। धारा घनत्व J इज इक्वल टू I/A, तो V इज इक्वल टू I/A के स्थान पर क्या हो गया? J और रो L, यानी हमें पता है V इज इक्वल टू क्या होता है? J रो L, स्मॉल j कर दीजिएगा, J रो L। इसी के आधार पर हमें थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा ताकि यह आगे का क्रम समझ में आ जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे V इज इक्वल टू J रो L तो होता ही है। अगर इसको विद्युत क्षेत्र के क्रम में पढ़ना हो तो जो विभवांतर है V है वो EL होता है। तो V के स्थान पर कितना लिखेंगे? EL इज इक्वल टू J रो L। अब यहाँ से L से L कैंसिल आउट हो जाएगा तो E इज इक्वल टू J और रो आ जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र के क्रम में यह फार्मूला बन जाएगा। ये विद्युत क्षेत्र E से विद्युत क्षेत्र ही व्यक्त होता है, तो इसीलिए J रो यहाँ पर E इज इक्वल टू हो जाएगा। इसी को यहाँ पर व्यक्त किया गया है वेक्टर सदिश रूप में। अगर जहाँ पर गाढ़े अक्षर में लिखा रहे उसमें समझिए वेक्टर लगा हुआ है। अगर हम सदिश रूप में लिखें तो ये क्या होता है? वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर J और यहाँ पर रो। तो J इज इक्वल टू, अब फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं कि जहाँ J जो होता है वो होता है कितना? सिग्मा E। J इज इक्वल टू होता है सिग्मा E, और सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है 1/रो, जहाँ सिग्मा इज इक्वल टू होता है 1/रो, और रो क्या होता है? सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो को चालकता कहते हैं, यानी सिग्मा यहाँ पर क्या प्रदर्शित करती है? चालकता को प्रदर्शित करती है। अब इसके बाद ओम के नियम से इस प्रकार से इसको संतुष्ट कर दिया गया है। बस यही इतना बहुत है। सिग्मा क्या होती है? जहाँ लिख सकते हैं, जहाँ सिग्मा चालकता है, या जहाँ सिग्मा को चालकता कहते हैं। तो यह हेडिंग ख़त्म होती है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हेडिंग समझ में आई कि नहीं आई, या किस प्रकार से इसमें और सा क्रम हमें और बताना पड़ेगा। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी इलेक्ट्रॉन का अपवाह एवं प्रतिरोधकता। इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।